चलिए इंग्लिश में आपके सिलेबस का सेकंड टॉपिक समझते हैं जो है सिंपल सेंटेंसेस एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सिलेबस के इस सेक्शन में हमें सेंटेंसेस वाक्यों के बेसिक स्ट्रक्चर, इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य और नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल्स को पढ़ना है। पिछले वर्षों के प्रश्नों में पीवाईक्यूज में इस टॉपिक से काफ़ी प्रश्न आए थे। इसमें हम सबसे पहले समझते हैं सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। तो एक सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट, कर्ता और एक ही फाइनाइट वर्ब मुख्य क्रिया होती है। यह अपने आप में एक पूरा अर्थ, कंप्लीट मीनिंग देता है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, एक सब्जेक्ट है जो क्या है द सन, और एक ही वर्ब है जो क्या है राइजेस। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है सी इज़ रीडिंग अ बुक। अब यहाँ भी देखिए बुक है और रीडिंग। तो इसी तरीके का जो वाक्य होता है वो क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। अगर हम बात करें आगे पीवाईक्यू सेंटेंस ट्रिक का, तो बीएड 2025 में वाक्य पहचान सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन करने का एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन लाइफ। क्या पहचानना था, तो आपको ये बताना था कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। तो ट्रिक टू रिमेंबर है, एक ट्रिक है जिसे अगर आप याद रखते हैं तो आप सेंटेंस आसानी से पहचान जाएंगे। अगर वाक्य में इफ़, बिकॉज, आल्दो, वेन, हु, दैट जैसे शब्द जुड़े हैं तो वह कौन सा सेंटेंस होगा, तो वो होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। और वहीं पे अगर सेंटेंस में एंड, बट और सो लगा हो तो वो कौन सा वाक्य होगा, वो होगा कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। इतना आपको याद रखना है। अगर आप इतना भी याद रख लेते हैं तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन को बना पाएंगे। आगे समझते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य। ये होता क्या है, ऐसे वाक्य जिनसे ऑर्डर, आदेश, रिक्वेस्ट, प्रार्थना या फिर एडवाइस, सलाह का पता चलता है, वो क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, आज्ञासूचक वाक्य होता है। इसमें आपको कुछ रूल्स है जो याद रखना है। जैसे इनमें सब्जेक्ट हमेशा यू, तुम, आप होता है जो वाक्य में छिपा होता है, हिडन होता है। जरूरी नहीं है कि आपको लिखा हुआ दिखे। ये वाक्य हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म वी वन से या डोंट या प्लीज से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल है इसके, देखिए शट द डोर, आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर है, क्योंकि यह वी वन से शुरू हुआ है। शट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्लीज़ गिव मी योर पेन, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, प्लीज़ से स्टार्ट हुआ है। डोंट मेक अ नॉइस, निगेटिव इंपरेटिव, नकारात्मक आदेश, डोंट से स्टार्ट हुआ है। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, एडवाइस, सलाह, रिस्पेक्ट से क्या हुआ है, शुरुआत हुआ है। तो ये सभी वाक्य कैसे वाक्य है, कैसे सेंटेंस है, तो यह है इंपेरेटिव सेंटेंस। आगे समझते हैं इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब, पीवाईक्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या होता है, ये होता है इन्फिनेटिव। यह वाक्य में नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है। गोल्डन रूल आप याद रखेंगे, टू के बाद हमेशा वर्ब की ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्म मूल रूप आती है, उसमें एस, ई एस, ई डी, आई एन जी कुछ भी नहीं लगता। इसे आपको याद रखना है। आपको मेन नियमों को ही याद रखना है। इंग्लिश ग्रामर में कुछ बेसिक नियम है जिसे आप अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है स्मूथली जाएगा। कहने का मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगा, अच्छा स्कोर आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिए बीएड 2025 में क्वेश्चन आया था, ट्राई ब्लैंक एज मैनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, तो पहला है टू लर्न और लर्न, फिर टू बी लर्निंग। तो अगर आप बोलेंगे सेंटेंस बोलकर देखिए, तो पहले तो एक चीज़ समझिए, टू के बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑप्शन ए में नहीं है। उसी तरह से ऑप्शन डी में भी टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है। सी में टू ही नहीं है। बचा एक ही ऑप्शन जो क्या है, ऑप्शन बी। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू लर्न। वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट 2025 में आया था। ट्राई टू लर्न एज मेनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल, राइट आंसर ऐसा बनेगा। तो ये होता है क्या, इन्फिनेटिव। आंसर दिया है यहाँ पे, देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टू लर्न, क्योंकि टू के बाद वी वन आती है, लर्नट वी टू वी थ्री है, इसलिए गलत है। आगे फिर एग्जांपल है, देखिए आई वांट टू गो होम। टू के बाद क्या आया है, गो आया है। ये टू के बाद क्या क्या नहीं हो सकता उसे समझिए। यहाँ पे टू लग गया है तो ये गोस नहीं हो सकता। टू के बाद गॉन नहीं हो सकता। टू के बाद वेंट नहीं हो सकता। जब भी होगा तो क्या होगा,
टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ये होगा टू गो। क्या होगा? टू गो, ये सही होगा। बाकी इधर जितने भी मैंने लिखे हैं ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्लियर है? टू ईयर इज़ ह्यूमन, गलती करना इंसान की फितरत है। टू के बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। बेयर इन्फिनेटिव, विदाउट टू, टू के बिना। कुछ शब्दों के बाद टू छिपा रहता है, इन्हें क्या बोला जाता है? तो इन्हें बोला जाता है बेयर इन्फिनेटिव। जैसे लेट, मेक, बिड, सी, हियर, इनके बाद टू छिपा हुआ रहता है, इसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होता है। एग्जाम्पल है लेट हिम गो, ये क्या है? सही है। लेट हिम टू गो, अब यहाँ पे ये गलत है। क्यों? लेट के बाद आपको अलग से टू नहीं लगाना है, लेट के बाद अलग से टू लिखने का ज़रूरत नहीं है। लेट के बाद टू छिपा हुआ रहता है, ये क्या है? बेयर इन्फिनेटिव है। कुछ शब्द है जिसे आप याद रखेंगे, कौन कौन सा? तो लेट को याद रखेंगे, मेक को याद रखेंगे, बीट को याद रखेंगे, सी, हियर, इनको आपको याद रखना है। आगे है फिर पार्टिसिपल्स। तो इसमें आपको दो समझना है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल एक ऐसा शब्द है जो वर्ब, क्रिया और एडजेक्टिव, विशेषण दोनों का काम एक साथ करता है। इसे वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। समझते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये होता क्या है? तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब वर्ब में आईएनजी लगाकर उसे किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए उपयोग किया जाए या कोई काम लगातार चल रहा हो तो वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। इसका इस्तेमाल एडजेक्टिव के रूप में होता है। एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए, आई शॉ अ रनिंग ट्रेन। कैसी ट्रेन? तो दौड़ती हुई। एडजेक्टिव रनिंग, रन क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसमें क्या लगा है? तो आईएनजी लगा है, तो ये क्या बन गया? रनिंग बन गया। और यही क्या है? तो यही है प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पे ट्रेन का विशेषता बता रहा है ना। अगला है फिर अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, भौंकने वाला कुत्ता। कैसा कुत्ता? तो भौंकने वाला कुत्ता। बार्किंग, आईएनजी लगा हुआ है बार्क में, तो ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आगे आपको ध्यान में रखना है क्या चीज़? तो प्रीपोजिशन प्लस आईएनजी। अगर किसी प्रीपोजिशन जैसे इन, ऑन, विदाउट, बाय, फॉर के बाद कोई वर्ब आती है तो वह हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही आती है। ये नियम आप याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन है जो 2024 में आया था, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आया था, सी कैन नॉट लीव द टेबल विदाउट ब्लैंक हर डिनर। अब यहाँ पे विदाउट क्या है? विदाउट क्या है? तो ये है एक प्रीपोजिशन। ये क्या है? तो ये है एक प्रीपोजिशन। और यहाँ पे हमने नियम पढ़ा कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे देखिए टू हैव आईएनजी है क्या? जी नहीं। हैविंग आईएनजी है, अच्छी बात है। टू हैव ये भी नहीं आएगा। हैव आईएनजी है ही नहीं, ये भी कट गया। बचता है एक ऑप्शन, हैविंग। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पे आ जाएगा विदाउट हैविंग हर डिनर। ये होगा इसका राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, यही तो नियम बोल रहे हैं ना। आंसर क्या आ जाएगा? हैविंग, चूँकि विदाउट क्या है? एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगी। तो इस तरीके का जो नियम है उसे आपको याद रखना है। आगे है फिर पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3। ये क्या होता है? तो यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जो यह दिखाती है कि काम पूरा हो चुका है, कंप्लीटेड स्टेट। यह भी एडजेक्टिव विशेषण का काम करता है। एग्जाम्पल है अ ब्रोकन चेयर। कैसा चेयर? तो ब्रोकन, टूटी हुई कुर्सी। टूटने का काम है, हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, टूट चुका है कुर्सी। तो ये क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। अगला है आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। कैसा पेन? तो खोया हुआ पेन। और ये जो लॉस्ट है ये क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे ब्रोकन क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अ टायर्ड ये क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अ टायर्ड मैन वॉज रेस्टिंग। कैसा आदमी? तो थका हुआ आदमी, वो थक चुका है, थकने का काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये होता है पास्ट पार्टिसिपल। आगे आपको एक एक्स्ट्रा रूल समझना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नीड प्लस वर्ब आईएनजी। कई बार नीड या रिक्वायर वर्ब के बाद अगर वाक्य पेसिव अर्थ देता है, यानी काम किसी और के द्वारा किया जाना हो या किया जाना है, तो वर्ब आईएनजी फॉर्म जीरन फॉर्म का उपयोग होता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एक, ये क्वेश्चन आया था 2025 बीएड में। क्वेश्चन क्या था? माई शूज नीड ब्लैंक। अब यहाँ पे नीड दिख रहा है आपको साफ साफ, तो हमने क्या कहा? वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। नीड या रिक्वायर के बाद क्या आएगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आएगा आईएनजी।
तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ऑप्शन दिया है मेंड नहीं आएगा, मेंटेड नहीं आएगा, बीइंग मेंडेड नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, मेंडिंग, वर्ब प्लस आईएनजी, क्या आएगा, वर्ब प्लस आईएनजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस ब्लैंक प्लेस पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे ब्लैंक प्लेस पे आ जाएगा मेंडिंग, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इन नियमों को याद रखना है, आंसर क्या होगा, मेंडिंग होगा, मेरे जूतों को ठीक किए जाने की क्या है, ज़रूरत है, नीड है। आगे है जेंडर, अ क्विक रिकैप एज पर सिलेबस। यह टॉपिक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी देखा था, पर सिलेबस में यहाँ दोबारा दिए गए हैं। अंग्रेजी में 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, पहला तो आपको यही याद रखना है। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं तो उसे समझिए यहाँ पे। एक होता है मस्कुलाइन पुल्लिंग, पुरुषों नर के लिए, जैसे कि बॉय, मैन, किंग, फादर, टाइगर, एक्टर। अगला होता है फिर फेमिनाइन स्त्रीलिंग, जो किसके लिए होता है, तो महिलाओं के लिए होता है, मादा के लिए होता है, जैसे गर्ल, वुमेन, क्वीन, मदर, टाइगर्स एंड एक्ट्रेस। अब यहाँ पे देखिए PYQ एरर अलर्ट, DLED में किंग का क्या दिया था, प्रिंसेस दिया था, जो कि गलत था। सही क्या होगा, किंग का होगा क्वीन और प्रिंस का होगा प्रिंसेस, ये सही है। फिर अगला है यहाँ पे कॉमन उभयलिंग। अब उभयलिंग क्या है, जो पुरुष और महिला दोनों हो सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं टीचर, तो टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, डॉक्टर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, स्टूडेंट, चाइल्ड, बेबी, कज़न, तो ये होता है कॉमन, कॉमन जेंडर उभयलिंग। अगला है फिर एक इसमें न्यूटर नपुंसकलिंग, निर्जीव वस्तुओं के लिए जिनमें जान नहीं होती है, जैसे बुक, पेन, टेबल, रूम, ये सब क्या है, तो न्यूट्रल जेंडर है, उभयलिंग है। तो इस तरीके से ये क्लास हो जाता है ख़त्म। उसके बाद अगले क्लास में हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ सेंटेंस कॉम्बिनेशन, कंपाउंड सेंटेंसेस। इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।